जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। शायद ही इस दुनिया के नक्शे पर कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ की सियासत के जो फ़ैसले हैं वो अदालतों में होते हों और उसके बाद उस सियासी मसाइल पर, उस आइनी इशू पर जो फ़ैसले अदालतें सुना देती हों और वो ज़ेर बहस रहते हों और वो डिसाइड करते हों कि मुल्क में जमहूरियत किस सिमत बहेगी और मुल्क में सियासी पार्टियाँ किस हिसाब से और किस तर्ज पर सियासत करेंगी। ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। ये कोई ना गैर कानूनी है, ना गैर इखलाकी है, ना गैर आइनी है कि आप किसी भी कानून के इंटरप्रिटेशन के लिए अदालतों को की तरफ रजू करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से हम मुसलसल अदालतों और अदालतों की कार्रवाइयों को, जजेस के रिमार्क्स को और उनके फ़ैसले को अपनी सियासत का हिस्सा बनाते आए हैं। और ख़ुद हम जो सियासतदान हैं उन्होंने उनके कई इक़दामात की वजह से जजेस के रिमार्क्स और उनके फ़ैसले पाकिस्तान पर की सियासत पर बड़े गहरे असरात उन्होंने मुरतब किए हैं। कल 22 जुलाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंतखाब था और उस इंतखाब में 10 वोट मुस्तरद होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे, काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट कर रही थी 178 वोटों के साथ। 176 कल उनके मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 काफ लीग के मौजूद थे। यूँ 186 वोट कास्ट हुए। स्पीकर जो थे, जो कल सारे इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे, दोस्त मोहम्मद अज़ारी डिप्टी स्पीकर हैं जो एक्चुअली उन्होंने इसको प्रिजाइड किया और उन्होंने 10 वोट मुस्तरद कर दिए, ये कहते हुए कि पार्टी सदर PMLQ जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने उनको एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके 10 मेंबर्स जो हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, उनके वोट कास्ट ना किए जाएँ। तो उन्होंने कहा कि 63A एग्जिस्ट ज़रूर करता है जिसमें पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला फ़ैसला दिया था जिसमें 20 लोग अपने सीटों से नाअहल हुए थे और उन पर दोबारा इंतखाबात हुए थे, उस फ़ैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इनके 10 वोट मुस्तरद करता हूँ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आधी रात को ये लोग पहुँचे और आज समाअत भी हुई। बहरहाल आखिरी फ़ैसला जो है अब तक आया है उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे चल के क्या होगा ज़रा इस पर हम बात करेंगे। क्या क्या लीगल ऑप्शन मौजूद हैं PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि पंजाब में जो सूरत हाल है मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हुकूमत कहूँ और किसको अपोजिशन कहूँ। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट, सीनियर माहिर कानून जनाब वसीम सजाद साहब ने। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बग़ैर किसी सवाल के आपकी राय जानना चाहूँगा। यकीनी तौर पर आपने कल जो पंजाब असम्बली में हुआ उसके बाद जो आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में होता रहा उस पर आपने नज़र रखी होगी, आपके सामने से रिमार्क्स भी गुजरे होंगे और जो फैसला है आज का ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। सर, आपके क्या रिमार्क्स हैं अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो पंजाब में हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई? सर जी, मैं ये कहूँगा कि कानूनी आइनी जो हैसियत है उसमें बाद में बात करूँगा, लेकिन जिस तरह के हंगामे पाकिस्तान में होते हैं एक चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव को तब्दील करने में या हुकूमत तब्दील करने में, ये जो पार्लिमानी रवायात हैं, जो शराफत की रवायात होती हैं, उसके मुताबिक नहीं है। और अभी तक हम, मेरे ख़्याल में जो जमहूरी तरीक़ाकार है या जमहूरी या समझ है उसके मुताबिक नहीं है। हम शायद जमहूरियत, जो सही जमहूरियत, उसके अहल भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में बोरिस जॉनसन रिज़ाइन कर गए इंग्लिस्तान में, तो कितनी खुश उसलूबी से पहले 8 उम्मीदवार सामने आए, फिर कम होते होते 2 रह गए, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई तूफ़ान नहीं उठा, और अब वो जो 2 रह गए हैं उनकी मुतल्लिक वोटिंग होगी और जो मुंतखब हो जाएगा वो वज़ीर आज़म हो जाएगा। तो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटर में भी जब चेंज की बात हुई तो हंगामा हो गया, तूफ़ान उठ गया और हर एक ने ऐसी हरकतें की जो कि आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। स्पीकर साहब भी उसी रौ में बह जाते हैं और जो रवायात हैं उससे हट के हरकतें करते हैं। यही चीज़ हमने देखी है पंजाब असम्बली में। एक चीज़ ऐड कर जो एक दीजिएगा सर, रूटीन की चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती। एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा। ये जो हमारी सियासत के अंदर
तहजीब, शऊर और वज़ादारी का जो एलिमेंट है, जो कि ख़त्म होता दिखाई दे रहा है या शायद मर चुका है, जो सियासत में नज़र आता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। जो दुनिया भर की, हम इंडिया में भी बात करें तो ऐसी बद तहजीबी नज़र नहीं आती जो हमारे यहाँ। इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है जो आज जो सिचुएशन है सर? देखिए जी, मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल एक तो हम सियासतदान हैं रिस्पॉन्सिबल, दूसरा मेरे ख्याल में हमारी तारीख़ है कि हमने जो जमहूरी रवायात को कदम मजबूत करते हुए हमने नहीं देखा। यानी हमारे जो 70-75 साल की तारीख़ है, इसमें मार्शल लॉ भी आए हैं और इसमें जो जमहूरी इदारे थे उनको यकलख ख़त्म भी कर दिया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें बनती हैं इनको यकलख ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा सियासतदान है, वो जब ओहदों पे भी होते हैं, कोई स्पीकर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, जब उनके ज़ाती मफादात सामने आते हैं तो ना उनके सामने आइन होता है ना कानून होता है, बस अपनी बात करते हैं। अच्छा कोई वसीम साहब, रवायात, कोई कानून, कोई चीज़ उनके सामने नहीं होती। वसीम साहब आपने रवायात की बात की। ऑफ कोर्स बड़ी कौमें अपनी रवायात की ज़रूर पासदारी करती हैं, लेकिन साथ साथ जब हम रवायात और कानून दोनों को सामने रखते हैं तो आपकी नज़र में क्या सबसे ज़्यादा मोतबर होता है सर? और दूसरा, जो पंजाब असम्बली में कल हुआ, गो वो रवायात की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन क्या वो आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी थी सर? देखें जी, कल जो कुछ हुआ वो ये है कि मेरे ख़्याल में, जो मेरी ज़ाती राय है, कि डिप्टी स्पीकर ने जो फ़ैसला दिया वो आइन के भी ख़िलाफ़ है, आइन के जो अल्फाज हैं उनके भी ख़िलाफ़ है, और आइन के रूह के भी ख़िलाफ़ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसके भी ख़िलाफ़ है। मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो आर्टिकल 63A है जी उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कहता है कि भी अगर कोई शख्स जो एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए है, वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में, या मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट बिल है उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट करता है तो वो डिफेक्टर होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। ये भी एक जमहूरी चीज़ है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी जो होती है उसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, उसमें 100 लोग भी हो सकते हैं। अब ये नहीं कि एक आदमी अपना फ़ैसला मुसल्लत कर दे, पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला कर दिए। अगर वो उससे इन्हिराफ करता है तो फिर पार्टी हेड सामने आता है, वो फिर डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करता है, और कार्रवाई शुरू करने से पहले वो शो कॉज नोटिस देगा उस शख्स को कि भाई तुमने ये असूल या ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी उसकी खिलाफ वर्जी की है, और क्यों ना तुम्हें डिफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए। वो उसका जवाब देगा। उसके बाद पार्टी हेड जो है वो उसको, अगर उससे मुतमिन नहीं है तो उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर करेगा। फिर ये मामला जाता है इलेक्शन कमिशन के पास, वो भी दिस इज उसको अ प्रोसेस सुनते हैं, सर, और दिस उस इज पे अ वो प्रोसेस। फाइनल बिल्कुल मोहर सही है, लगती बिल्कुल सही है। दिस इज द प्रोसेस। जी। जरा इसको क्लियर कीजिएगा सर। जो जिस खत को बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट मुस्तरद किए हैं, अगर कानूनी तौर पे वो खत वो लीगल वर्थ नहीं रखता था, कल की सिचुएशन की बात करूँगा, प्रोसेस तो आपने बता दिया, देन कोर्ट में किस तरह क्या डिफेंड कर पाएंगे दोस्त मजारी या उनके वकील जब सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेगी, जो हवाला आप दे रहे हैं सर? देखें जी, इस वक्त जो उन्होंने जिस पे इन्हिसार किया है वो पार्टी हेड का एक ख़त है। अभी पार्टी हेड का रोल ही नहीं है इस मामले में, पार्टी हेड बाद में आता है। पहली चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फ़ैसला है, क्या उन्होंने कोई हिदायत दी हैं, और हमें जो उनका अमल है उससे नज़र आता है कि 10 के 10 मेंबरान ने परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दिया है। इसका मतलब कि पार्लिमानी जो पार्टी है उस असम्बली की, उसका फ़ैसला यही था कि हमने परवेज़ इलाही को वोटिंग करनी है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई वोट करता है, अगर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ किसी ने वोट किया होता तो फिर उसकी तादीबी कार्रवाई हो सकती है और पार्टी हेड उसको नोटिस इशू कर सकता है। यहाँ तो शुरू से ही पार्टी हेड ने एक नोटिस जारी कर दिया जो आइन और कानून की जो शिकें हैं उसके ख़िलाफ़ है, और यही चीज़ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में आज बहस होती रही है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना एक फ़ैसला भी जारी करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो जो पहले 20 लोग डी सीट हुए थे आला अदलिया के कहने पे, उसमें भी एक लेटर दिखाया को बेस बनाया गया था, जिसमें गो असद उमर साहब जो कि
पार्लिमानी सेक्रेटरी और थे पार्टी के, लेकिन दूसरी जानिब जो बात है वो कि पार्टी सरबराह इमरान खान साहब का भी उसमें हवाला दिया गया है, जो बार बार दोस्त मजारी अपने कल के सीट पर बैठे बार बार हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सर लेकिन उसमें तो ये इशू ही नहीं आया ना जी, ये इशू कि जी पार्टी हेड नहीं है, किसने दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। लिहाजा एक ऐसा इशू जो कोई उस पर बात करनी जो उस केस में इशू ही नहीं था, ये तो इस केस में इशू आया है ना। उस केस में तो मामला कुछ और था, और वो जो सेंटर में तो कोई डी सीट भी नहीं हुआ, सूबाई असेंबली में डी सीट हुए हैं, क्योंकि सूबाई असेंबली में उन्होंने कहा कि जी आपने जो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस थी उसके खिलाफ वोट किया, लिहाजा उन्होंने वो जो 25 शख्स से उनके खिलाफ कार्रवाई की और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया। सर एक और चीज़ बताइएगा सर, आप ये सारी जब हम लीगल शिकें आप सामने रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इस पिटीशन पर क्या फैसला मुतवक्के हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं सर? देखिए जी, कुछ स्पेकुलेट करना मुनासिब ही नहीं होता क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय यही दे सकता हूँ कि मेरी नज़र में ये जो डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला था वो आइन के अल्फाज और आइन के रूह के ख़िलाफ़ है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो उन्होंने दिए हुआ है उसके भी ख़िलाफ़ है। अब इस पे फ़ैसला उसकी मेरे ख़्याल में तफसील पे से इस पे बात होगी, शायद कोई नए पहलू निकल आएँ, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा, उस पर मेरे ख्याल है मैं कोई राय ना दूं तो बेहतर है। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है कल गैर कानूनी था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, आप वकील भी हैं, अदालतों में भी आपकी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजरे, आप पार्लिमान में भी रहे, जो कुछ अरसे से रिवायत चल पड़ी है कि नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, यहाँ के चेयर की रूलिंग और फैसले बिलाखिर अदालतों में चले जाते हैं, ये रवायत क्या इम्पैक्ट डालेगी पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत पे सर? देखिए जी, ये होना नहीं चाहिए, और इतना एतमाद होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही रहें। लेकिन अगर कोई प्रिजाइडिंग अफसर सरीहन आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर मजबूरन अदालतों को सामने आना पड़ता है। आम तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इंग्लिस्तान में कभी ऐसा इशू ही नहीं आया। अगर कोई मामला स्पीकर के पास जाता है, उसका एक अपना महकमा होता है जो उसको कानूनी मशवरा देता है, वो सियासत से उस पर इन्फ्लुएंस नहीं आता, वो बिल्कुल एक इम्पार्शल तरीके से अपना फैसला करता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि वही स्पीकर अगर एक पार्टी का होता है तो एक तरफ की बात करता है, जब मामला उलट जाता है तो वो दूसरी तरफ की बात करता है, और कोई कानून, बिल्कुल सही, कोई बहुत असूल, बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब होता। वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वसीम सजाद जो सीनियर माहिर कानून है, उनका कहना यह है कि कल जो रूलिंग दी है स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने, और 10 वोट मुस्तरद किए हैं, ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। अब क्योंकि मामला अदालत में है, लेट्स सी अदालत इस पर क्या अहकामात देती है और व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स उसको हमें फॉलो करना होगा। लेकिन इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होगा जब कानून आइन की बालादस्ती होगी और पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा है पंजाब की सियासत पे, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया, वार्म वेलकम इन शो सर। मैं ज़रा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक ट्वीट पढ़ दूँ, आपने पढ़ लिया अगर सब वो सुन लेता कि उस पर कमेंट कर सकें। बड़ा सख्त है वैसे ये ट्वीट जो उन्होंने किया। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी की तशरीह करते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है जो कि अभी तक नहीं हुई वैसे राय साहब, ताकि अब भी इस लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल पहुँचाना था नामंजूर। दूसरा वो लिखती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसले करते हैं, अपने ही दिए हुए फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ही एकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बस बहुत हो गया राज साहब।
देखिए जी, यही वो बातें हैं, इसी किस्म के वो ट्वीट्स हैं जिसकी वजह से इस मुल्क में आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पंजाब की पार्टी थी, आज वो कहाँ पे आ गई। 15 सीटें 17 जुलाई को बड़े आराम से पीटीआई लेगी, क्योंकि ये नैरेटिव जो नहीं, सा वो तो है। 20 सीटें पीटीआई की थी, वो तो खैर पीटीआई को नहीं नहीं, शिकस्त वो हुई ना, 20 सीटें 4 तो मुझे ले इल्म गई में ना है वो जी, जो मेरे पीटीआई इल्म वाले। में है। जबकि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अवाम जो सी है, क्या मरीम बीबी की ये भूल गई कि ये वो जो कह रही हैं कि जो पहला फैसला आया था वो फैसला किसके खिलाफ था? वो था लोटों के खिलाफ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त नहीं कहा कि लोटा क्रेसी या अपनी पार्टी से हट के वोट किसी और को देना एक नासूर है और उसको रोका जाए, उसकी दफन कर दिया जाए कि आइंदा से लोग पैसे लेके या होटलों में कमरे बुक करा के वोट ना करें? और उसके बाद ये जो बात की जा रही है कि ये तो केस अभी चल रहा है और इस केस के जो बेंच पे अगर उनको इतराज़ है, ये वही बेंच है अदनान के जिसने वो जो कासिम सूरी का फैसला भी किया था। उस वक्त तो मरियम बीबी ने कोई बात नहीं की, उस वक्त तो मरियम बीबी को सुप्रीम कोर्ट सही नज़र आ रही थी। आज अभी तक तो कोई बात भी नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि प्राइमा फिशाई बादी और नज़र में ये नज़र आ रहा है कि जो हमज़ा का केस है वो कमज़ोर है। और इस किस्म की ट्वीट्स लाना, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि अदालत को प्रेशराइज़ किया जाए और अदालत भी ये देखे कि जी मरियम बीबी कौन है, एक वो खातून के जो सज़ा याफ्ता हैं और जिनको ज़मानत पे अदालत ने ही रिहा किया हुआ है। तो क्या ज़मानत इसलिए दी जाती है कि आप आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस के खिलाफ, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, सीनियर जजेस हैं, उनके खिलाफ ऐसी बात करें? तो मैं समझता हूं कि ये जो तरीक़ाकार है, इससे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो इसी किस्म की ट्वीट से और अगर बयानिए अगर से हो अगर रहा है। अगर बेंच पे एतराज़ है, और हो सकता है कोई ऐसी बात नहीं कि आप बेंच पे एतराज़ नहीं कर सकते, अगर किसी को एतराज़ है बेंच पे तो बेंच बदल जाना चाहिए, या इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बेंच बदलने की, क्योंकि फुल कोर्ट की तो उन्होंने कर दिया ना, हुक्मरान इत्तेहाद ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। देखिए, अगर बेंच पे इतराज़ है तो उसका तरीक़ाकार है कि आप एक रीज़न्स दें और बेंच को बताएं कि जनाब इन वजूहात पे हमें आप पे इतराज़ है। उनके लॉयर तो अंदर जाके कहते हैं कि जनाब ठीक है, नून लीग जो शहबाज इसके हमज़ा के तो अभी तक कोई लॉयर भी शायद आए नहीं हैं, तो वो कोर्ट में बात करें। बात ये नहीं है बेंच पे एतराज़ उन्हें फ़ैसलों पे हैं। मर्ज़ी का फ़ैसला है तो कोई एतराज़ नहीं, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ जाए, अगर यही अदालतें मियाँ साहब को सज़ा याफ्ता होते हुए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दें तो अदालतें सही हैं। यही मरियम बीबी अगर कहती हैं कि मुझे गारंटी दे दी जाए कि जनाब मियाँ साहब को कुछ नहीं होगा तो वो शाम की फ़्लाइट से आ जाएंगे, तो वो फिर किस किस्म का रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? क्या मियाँ साहब या शरीफ फैमिली के लिए कानून कोई और होना चाहिए और एक आम आदमी के लिए और होना चाहिए? तो लेट द कोर्ट्स डिसाइड और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। लेकिन राज साहब, ये जो मरियम साहब ने बात की है, एक ही बेंच होता है उस पर, तो उनका बहुत सारे केसेस हैं, आप पिछले 4 महीने में उठा के देखें जहाँ यही सेम बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में और बड़े जजेस हैं, इस काजी फाजिसा साहब भी हैं और इतने जजेस हैं जिनको बेंच का हिस्सा बनाया जा सकता है। बड़े अफसोस की बात है कि अगर ये बात एक मरियम बीबी या इवन आपको भी नहीं करनी चाहिए मैं कि नहीं कर रहा, जनाब मैंने एक ही मैंने बेंच आपसे है। एक सवाल एक पूछा था। बेंच नहीं है जनाब, बेंचेस मुख्तलिफ होते हैं और ये बेंच इस वक्त लाहौर में अवेलेबल था। ये बेंच लाहौर का कल का ये अर्जेंट मैटर था और इस किस्म की ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। क्या आप चीफ जस्टिस की सवाबदीद को चैलेंज कर रहे हैं? आप क्या ये कह रहे हैं कि जी इस बेंच के ऊपर आपको इत्मीनान नहीं है? मरियम बीबी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट एक लीनियंट व्यू ले रही है, अदरवाइज इस जो उन्होंने ट्वीट किया है इस पे तो नोटिस भी लिया जा सकता है कि ये किस किस्म दिस की इज कंटेम्प्ट ट्वीट, ऑफ कोर्ट एज वेल। मतलब बुलाया जा सकता है। आपको भी याद है कि माजी में जब वो मुस्लिम लीग नून के अरकान सुप्रीम कोर्ट के बाहर बातें करते थे, कोई कहता था कि तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे, ये देख लेंगे, और उन्हें काउंटेम्प्ट में सज़ा हुई है और उन्होंने सफ़र भी किया है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो बार बार नून लीग से एक बात करती है, ऑफ कोर्स ये उनका नैरेटिव बनता जा रहा है कि जब फैसला आता है डी सीट करने का तब तो तहरीक इंसाफ होती है बहुत खुश, और जब उसी फैसले पर को बुनियाद बनाते हुए, जो कि ऑफ कोर्स वो फैसला हुआ है, 10 वोट मुस्रद करता है स्पीकर, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ उठता है। क्यों? नहीं, देखिए डी सीट का किसको किया? डी सीट किया उन अफराद को
कि जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के बयान दिया। अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि जी जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने जो आर्टिकल 63(1)(b की इंटरप्रिटेशन की है गालिबन, और उसमें उन्होंने जो अपनी रूलिंग दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले किया जिक्र किया है, जो कि मैं समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा भी नहीं होगा, उसके इल्म में भी नहीं होगा कि उसमें लिखा क्या है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है कि उसके वकील से डिप्टी स्पीकर के कि बताएं वो कौन सा पैरा है, वो कौन सी चीज़ है जिसको आप रिलाई कर रहे हैं, जिस पे खामोशी इख्तियार कर ली गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था और मैंने वो फैसला पढ़ा है, उसमें कथन कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि उसमें इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो ही फैसला करती है, वो ही डिसाइड करती है और वो बाइंडिंग है। और जो पार्टी हेड है उनका रोल तब शुरू होता है कि जब पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला है कोई मेंबर उसकी खिलाफ वर्जी करता है पार्लिमानी पार्टी के फैसले की। पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ तो कर सकता है ना पार्टी सदर सर, कि नहीं कर सकता? नहीं नहीं, देखिए पार्लिमानी पार्टी का मकसद ये है कि जो पार्लिमान में लोग बैठे हैं उन्हें इख्तियार दिया गया है कि वो डिसाइड करें कि किसने कहाँ पे वोट करना है। हाँ, उनकी अंदरूनी अगर कोई मीटिंग होती है फैसला करें, अदरवाइज आईन पाकिस्तान ने ना ज़मीर को इजाज़त दी है, न किसी और चीज़ को इजाज़त दी है, न पार्टी के सदर को इजाज़त दी है। उन्होंने कहा है कि ये वोट जो सा है पार्टी का है और पार्टी का वोट पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक। कादिर मंदोखेल साहब, ओवर टू यू सर। ये हुआ क्या कि जरदारी साहब की मुलाकात के बाद पूरी पार्टी वोट डाल रही है और चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने लिख दिया कि वोट मत कास्ट करिए सर, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा बिकॉज यू आर लॉयर एज वेल। देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर आदमी अपनी अपनी मतलब की तशरीह करता है, तो जहां जिसमें जो फायदा हो वही तशरीह करता है। अब सवाल ये है कि इससे पहले जो पंजाब की 20 अरकान नाइल हुए थे पीटीआई के, वो खत किसकी हिदायत पे लिखा, किसने लिखा? जनरल सेक्रेटरी ने, चेयरमैन की हिदायत पे। उसके बाद कौमी असम्बली में भी यही है कि चेयरमैन ने, मुझे याद पड़ रहा है, आपकी मीडिया ने नशर की कि उन्होंने एक एक एमएनए को खत लिखा कि खबरदार आपने 63 के कॉन्स्टिट्यूशन के 63 की अगर वायलेशन की है। तो मुझे बताओ कि आज अगर असम्बली काब की जो सरबरा है चौधरी शुजात साहब है और जनरल सेक्रेटरी वो चीमा साहब है, अब अगर वो सरबरा खत लिखता है तो कहता नहीं पार्लिमानी पार्टी होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, पार्लिमानी लीडर की क्या औकात है कि पार्टी के सरबरा के अगेंस्ट लिखते हैं? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप तहरीक इंसाफ का ले, पार्लिमानी लीडर कौन है? उस बेचारे की कोई इख्तियार नहीं। अगर आप पीपल्स पार्टी का ले तो ये सूरत हाल है। अगर आप किसी भी पार्टी का ले पार्टी का सरबरा और ऑलरेडी एग्जाम्पल मौजूद है। और फिर जो रूलिंग है यही पीटीआई के सपोर्टर और इनके वर्कर जो वकला थे या जो भी इसकी एमआईसी थे, वो यही तशरीह करते थे कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आपने वो भी आर्गूमेंट देखा, वो भी सारी चीज आई है। अब सवाल ये करना क्या है? और फिर दूसरी बात, मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस बात के कि मेरा पेशा भी कानून से है। मुझे 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक कर दे कि मैंने एक शख्स को कराची में 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश कराया, पहली मर्तबा। और दुनिया में हम 128 नंबर पे है, ठीक है? तो आप मुझे बता दो, उस जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं जो लोग यरगमाल बना के रात को दीवारे पलांग के सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, जो खोल दो, और बड़े मजे से सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी आ जाता है, दरखास्तें वसूल भी करता है। और एक गरीब आदमी सईदुल्लाह नामी शख्स को मैंने 28 साल बाद पेश कराया पहली मर्तबा। तो भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सा आईन है जो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक? उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सो मोटो का जब रात 12 बजे जहां हिदायत की थी अदम एतमाद के वक्त में, जो 10 बजे से लेके रात 1:30 बजे आए, नहीं पाकिस्तान की तारीख में जहां तक मुझे याद पड़ रहा है एक ही सांस में 2 सेशन हुए। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने जब खोला तो कहते सुप्रीम कोर्ट 12 बजे क्यों खोली? यहाँ तो हर एरा गैरा सुप्रीम कोर्ट की दीवारें पलांग के आ जाता है। इससे पहले शेरी मजारी साहिबा का की जो बेटी थी वो क्या थी? वो एमएनए थी, एमपीए थी, वो क्या चीज थी जिसके लिए अदालत हाई कोर्ट 12 बजे खुला?
आज दीवारें पलान करके पीटीआई के लोग लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में दीवारें पलान के जब जाते हैं तो बड़े मजे से डिप्टी मैं इसमें लेता हूँ रजिस्ट्रार और ये आ जाते हैं। सवाल ये कि हम वेलकम बैक। एक बड़ा मशहूर डायलॉग है मरहूम सुल्तान रही का कि जो जुर्म है वो 24 घंटे होता है और अदालतें 3 बजे तक होती हैं, तब अदालतें 3 बजे तक हुआ करती थी। तो अदालतों का जो रात को खुलने का ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी इंसाफ किसी को चाहिए अदालतों का दरवाज़ा खुला होना चाहिए। राय से भी कॉमेंट करिएगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है। देखिए, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप रजिस्ट्रार को फ़ोन करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है कि हम आइन की पासदारी के लिए या आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके दिफा के लिए कोई वक्त नहीं है। जहां हम देखते हैं कि इतनी अर्जेंसी है और कोई ऐसा इशू है कि जहां पे फंडामेंटल राइट्स को रौंदा जा रहा है, तो वो आ जाते हैं। इस पे कोई, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं। असल इशू है कि जो फैसले आते हैं, क्या वो फैसले वाकई ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। तो हमने देखना है फंडामेंटल राइट्स और ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एवरी सिटीजन, वो क्वेटा का हो, वो पशीन का हो, वो खुजदार का हो, वो इंटीरियर सिंध का हो, एग्जैक्टली का हो। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और उसमें हमने ये भी देखा कि जब इतवार वाले दिन हमजा के शबाज के लिए, आपको याद होगा कि अदालतें खुली, छुट्टी वाले दिन भी खुलती रहीं, तो वहाँ पे बात नहीं की गई। हमने ये भी देखा कि शाम के टाइम भी अदालतें खोली गईं, उस वक़्त भी खामोशी रही। यही मरीम बीबी थी कि जब अदालतों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें एक मुजरिम को, जिसको सज़ा हुई है, उसे ज़मानत दे के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, तब अदालतों को क्रिटिसाइज़। बिल्कुल सर, टाइम कम है, अगर आगे चलते हैं। 63 को सामने रखे, जो बात की मधुखेल साहब ने कि पार्टी सदर जो है उसकी डायरेक्शन पर असद उमर ने खत लिखा, उसको एंटरटेन किया जाता है 63A के तहत ही। तो यहाँ क्या मसला है जब 63A पे स्पीकर अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनके वोट नहीं काउंट करता एज पर डायरेक्शन ऑफ पार्टी सदर, तो इसमें क्या इलीगल है? ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए था, इस पे तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। इसमें दो इशू, जो ट्रेंड पीटीआई ने सेट किया। अदनान, एक इशू तो ये जहन में रखिए कि ये जो इलेक्शंस हैं ये रन ऑफ इलेक्शंस हैं, कोई फ्रेश इलेक्शंस नहीं थे। इसमें एक पहला राउंड चल चुका था जिसमें हमजा वोट ले चुके थे, जो यही 10 वोट पहले भी इसको परवेज़ इलाही साहब को पढ़ चुके हैं। तब लेटर नहीं आया था ना शुजात हुसैन का। तो आप देखिए उसी कंटिन्यूटी में ये था, और ये नहीं आपको इजाज़त के आप अचानक से लेटर भेजें। और फिर अगर वाकई ही पार्टी हेड को ये इख्तियार दिया गया है तो फिर आइन में लिख दिया जाता आर्टिकल 63(1)B में कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी हेड, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द पार्लिमानी पार्टी विच इज़ बाइंडिंग, और उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर पार्टी हेड उसके खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है। उसको ये जवाब दे दिया। अब चूंकि वे बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, हमने सिर्फ आइन को देखना है कि उसकी प्लेन रीडिंग क्या कह रही है, और प्लेन रीडिंग सिंपली ये कह रही है कि पार्लिमानी हेड को ये इख्तियार है। अगर सियासी जमातें समझती हैं कि ये पार्लिमानी हेड को नहीं होना चाहिए, पार्टी हेड को होना चाहिए, तो अमेंडमेंट ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, बिल्कुल सर। कादर बंदोखेल साहब, जरा ये बताइएगा कि ये जो कल हुआ है पंजाब के अंदर, ऑफ कोर्स आप हमजा को सपोर्ट कर रहे थे, क्या ये वाकई कानून के मुताबिक, दोस्त मजारी साहब जो स्पीकर के चेयर पर थे उन्होंने कानून के मुताबिक 10 वोटों को रिजेक्ट किया? क्योंकि वो 10 वोट काउंट हो तो फिर तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनते हैं सर। देखिए, मैं तो आइन के ऊपर बात नहीं आऊंगा। पहले तो जो ऑलरेडी एक मिसालें मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, वो उसका मैंने आपको कौमी असम्बली का इमरान नियाजी साहब का बता दिए, उनका डिप्टी स्पीकर का, और फिर पंजाब असम्बली में 20 लोगों का आपको मैंने मिसाल सुना दी है। अब आइए, जो मोहतरम फरमा रहे हैं कि पार्लिमानी, अब एक पार्लिमानी पार्टी तो अपॉइंट कौन करता है? पार्लिमानी वो उस पार्टी का सरबरा करता है। अब पार्टी का सरबरा किसी कैंडिडेट को मानता ही नहीं है, वो कहता है मैंने पीटीआई के कैंडिडेट बनाना ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ऐसी सूरत में पार्लिमानी पार्टी का किसी डिसीजन का क्या औकात है? और फिर पार्लिमानी पार्टी का जो मीटिंग हुआ था वो किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वहां क्या प्रेसिडेंट बैठा हुआ था? नहीं बैठा हुआ था, जनरल सेक्रेटरी बैठा हो। आप कैसे रूल आउट कर सकते हो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पार्टी का सरबराह? कादर साहब वेरी वेल। जो बात राजा साहब कर रहे हैं वो कहते हैं कि दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ
दैट इलेक्शन जो कि होने थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उसको बाय इलेक्शन के बाद किया गया था, तो ये रन ऑफ इलेक्शन है सर। हाँ, तो लेकिन इसमें एक पार्टी, मिसाल मैं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मेंबर हूँ। अब अगर मुझे कोई पीटीआई वाले अपना कैंडिडेट मुंतखब करते हैं किसी ओहदे के लिए और मेरी पार्टी मुखालफत करेगी, तो मेरी क्या आईनी हैसियत होगी, कानूनी हैसियत की? आप पहले इस बात का जवाब दे दें। जब परवेज इलाही साहब को खुद उनकी पार्टी का सरबरा नहीं मान रहा है, बाकायदा नाम लेके उसको बकायदे कि वो वोट दे दे उसको, तो आप बताओ, आइन में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्रेसिडेंट के अपनी पार्टी के हुक्म के मुताबिक आप किसी को अगेंस्ट वोट देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 63, 62 ये सारे पूरे तफसील से मौजूद है, उसके लिए कई केस लॉ भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि एक शख्स को पार्टी सरबरा मानता ही नहीं कैंडिडेट। मिसाल, मैंने अपना मिसाल दिया है, मैं पीपल्स पार्टी का एमएनए हूँ, मुझे पीटीआई वाली अपना जो ना वो किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार चुनता है, तो मेरी क्या सरबरा मुझे नहीं मानेगा? बिल्कुल ठीक है। राय साहब, क्या देख रहे हैं अब फ्यूचर है कि हमजा साहब अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि जब वकला के दलाइल दोनों जानिब से आएंगे तो कहीं ना कहीं रेफरेंस प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ तो हवाले दिए जाएंगे ना, कानून की इंटरप्रिटेशन तो दोनों को सपोर्ट करती नजर आ रही है। देखिए, हमजा साहब जो अभी वज़ीर आला हैं वो आज के हलफ की वजह से नहीं हैं, उनको दोबारा 1 जुलाई पे सुप्रीम कोर्ट ले गई है कि जो आपकी हैसियत 1 जुलाई को थी, आप एक सिर्फ डे टू डे अफेयर्स करने वाले वज़ीर आला हैं, वो सिचुएशन है। और अब फैसला क्या आता है उसमें हम ये कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है। लेकिन बादियुल नज़र में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एज ए लॉ स्टूडेंट जो मेरी ज़ाती राय है वो तो यही है कि जनाब आर्टिकल 63(1) बड़ा क्लियर है और उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पार्टी हदायत और ये जो वोट्स उन्होंने काउंट नहीं किए, तो ये वोट्स उन्होंने एक अनलॉफुल किस्म की रूलिंग दी है। लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट में उनके लॉयर या दूसरी साइड के लॉयर जो आर्ग्यू करेंगे, तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ये कोई इतना लंबा इसमें टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, हमें सीन शायद नज़र आ जाए और उसको फिर जो फैसला होता है फिर हर किसी को मानना पड़ता है। बिल्कुल सही। कातिल बंदो-खेल साहब, कल के रूलिंग के बाद जो है बड़ा अनस्टेबिलिटी पंजाब के अंदर आई, ज़रा ये बताइएगा सर कि जो बढ़ती हुई अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बिकॉज यू बिलोंग टू एक वेरी स्ट्रॉन्ग और बिग पॉलिटिकल पार्टी, ये कैसे ख़त्म हो सकती है सर? इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है सर। तो ऐसे हो सकता है जी कि एक शख्स कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, एक शख्स कहते हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिले तो मैं हुकूमत नहीं संभालूंगा। किसको कह रहे हैं? एक शख्स कह रहे हैं कि अदारे जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और दूसरे मिलिट्री जो है ना वो इंटरफेरेंस कर दे। इसी तरह वो क्या कहते हैं, नॉन आईडी टेलीफोन से टेलीफोन कॉल करके एमएनएस को प्रेशराइज करके कि इमरान नियाजी को वोट दो। एक शख्स ये कहता है कि मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, एक शख्स कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, एक शख्स कहता है कि ये श्रीलंका बन जाएगा। आप मुझे बताओ तो ऐसे शख्स को लगाम लगाने के अलावा क्या रह जाता है पाकिस्तान के पास जो लोगों को उकसा रहा है, लोगों को श्रीलंका बनने जा रहे हैं? और ये श्रीलंका की हालात पैदा किसने की है? ये जब आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा करके और तोड़ा, जिसको आज मौजूदा हुकूमत भुगत रही है, तो इस शख्स की वजह से एक शख्स सुबह कुछ कहते हैं, रात कुछ कहते हैं, एक शख्स कहते हैं कि यू टर्न वाला बड़ा लीडर होता है, हम ये कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला एक शख्स अगर किसी को धमकी दे और वो वहां पे न जाए तो हम उसको बेगैरत आदमी कहते हैं। ये कहते हैं 30 सेकंड है मेरे पास, मुझे सिर्फ बताइएगा, पीपल्स पार्टी मुजामत की सियासत नहीं करती, पीपल्स पार्टी कहती है कि फ्लोर पर आओ, बातचीत के जरिए मामलात, मुल्क की सियासी मामलात हल करो, तो पीपल्स पार्टी क्या रिकमेंड करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सारी बातें दुरुस्त हों, पॉलिटिकल मैंडेट तो इमरान खान के पास है, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप सर। बात की है मेरे भाई, कहाँ बैठे हुए? इसके पास मैंडेट तो 2018 में भी नहीं थी, जहाँ आरटीए सिस्टम बिठा के उसको 155 सीटें दिए। हमारे पास थी 162, हमें चाहिए थे 10 सीटें, इनको चाहिए 17। ये 17 किसने ला की दी इनको? चलो जिसने भी ला की दी है, या जो पार्टी उनके साथ, ये वही पार्टी है जो आजाद पार्टी है, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे बिल्कुल सही। टाइम खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया। उन्होंने 2018 इनके साथ किया। इस मुल्क को जरूरत है एक मजबूत और मुस्तहकम सियासत की, जो कि मुस्तकबिल करीब में तो होता दिखाई नहीं देता। तो अच्छे की उम्मीद हम रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।